नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जो है बात करेंगे एमएसएमई के राहत पैकेज और आत्मनिर्भर भारत के बारे में। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच में जो है उपस्थित हैं सीए मुकेश राजपूत जी, जो कि व्यवहारिक तौर पर 21 लाख करोड़ का पैकेज आया था, उसमें जो है तकरीबन 5,94,550 करोड़ जो है एमएसएमई और बिजनेस सेक्टर को दिया गया जी। इस सेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक निकल करके आई थी, कोलेट्रियल फ्री ऑटोमेटिक लोन। सर तकरीबन 3 लाख का जो है इसमें कोलेट्रियल फ्री ऑटोमेटिक लोन जो है एमएसएमई सेक्टर को दिया गया और मिडिल क्लास बिजनेस को दिए गए। तो उसके बारे में जो है आप हमारे दर्शकों को विस्तार से थोड़ा बताएं। अतुल जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, हम क्या पूरी दुनिया जानती है कि जो एमएसएमई सेक्टर होता है सबसे ज़्यादा रोजगार वही मुहैया कराता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सभी सरकार की नहीं, विश्व की, पूरी दुनिया की निगाह इस सेक्टर पर रहती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहीं पर से निकल कर आता है। इसलिए भारत सरकार ने इस सेक्टर को बूस्ट करने की प्लानिंग की है। छोटे से नुकसान या छोटे से लॉकडाउन के कारण भी उस बिजनेस में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई कमज़ोर वृक्ष हो या कमज़ोर घर हो तो उसमें एक छोटा सा हवा का झोंका आता है तो हिलने लगता है। तो ये लॉकडाउन ने एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, काफ़ी लोग वहाँ से बेरोजगार हुए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए, क्योंकि अगर एमएसएमई सेक्टर बूस्ट हो जाएगा तो काफ़ी हद तक रोज़गार जो लोग के जा रहे हैं वो बच जाएंगे। आप जानते हैं छोटे मोटे वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, टेक्निकल फिटर, टनर, ढेर सारे वर्कर हेल्पर भी होते हैं। तो इन सब का जो रोल होता है वो एमएसएमई सेक्टर में होता है। तो गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपया इस सेक्टर को देने की घोषणा की है, ताकि इस सेक्टर में एक जान आ जाए, एक एनर्जी आ जाए, एक सिनर्जी क्रिएट हो जाए। अगर सिनर्जी क्रिएट हो जाएगी तो जो लोग आप देख रहे हैं, मजदूर यहाँ से वहाँ पलायन कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वो सारा कार्यक्रम रुक जाएगा। लेकिन चूंकि लॉकडाउन होने के कारण उनकी वर्किंग कैपिटल जो है वो खत्म हो गई, तो सरकार ने 3 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा इस माध्यम से की गई कि ऐसे एमएसएमई जिनकी आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी 2020 को 25 करोड़ रुपए से कम है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, उनको 20% यानी टोटल आउटस्टैंडिंग का 20% कोलेटरल फ्री आपको लोन दिया जाएगा। ये लोन आपको 4 साल के लिए दिया जाएगा और शुरू के 12 महीने जो है ना सर, आपको रीपेमेंट नहीं करना है, यानी आपको प्रिंसिपल का रीपेमेंट से भी आपको मुक्ति दे दी गई है। केवल आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। और सबसे मजे की बात यह है कि इंटरेस्ट को भी कैप रखा गया है, मतलब बहुत न्यूनतम और सस्ते दर पर यह आपको उपलब्ध कराया गया है। एमएसएमई सेक्टर भारत में करीब 2.5-3 लाख यूनिट हैं, जो कि इस तरह वैसे भी देखा जाए तो एमएसएमई सेक्टर का हमारे जीडीपी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। एक डाटा में आया था कि तकरीबन 29% का कंट्रीब्यूशन जो है हमारे जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर करते हैं जी। तो आपने देखा कि अगर जितना भी हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग है उसका 20% हमको वर्किंग कैपिटल के नाम पर मिल जाएगा। इसमें दुबे जी, हम ये बात को भी आगे कहना चाहेंगे कि आपको इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि आप प्रोजेक्शन लेकर आइए, ये लेकर आइए। आपको सिर्फ एक फार्म भरना है सिंपल सा, और लॉकडाउन के बाद आपकी बिजनेस की क्या रूपरेखा होगी, आपको ऐसे प्रोजेक्टेड डाटा केवल आपको सिंपल फॉर्मेट बनाकर देना है। इजीली 20% आपको लोन हो जाएगा। मुकेश जी, स्ट्रेस्ड एमएसएमई सेक्टर में सबऑर्डिनेट डेट जी, उसी के एक आगे कड़ी की अगर देखा जाए तो जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई सेक्टर्स थे उनको सबऑर्डिनेट डेट जैसी चीज़ इंट्रोड्यूस की गई, जिसकी राशि तकरीबन 20,000 करोड़ रखी गई जी। तो ये किस तरह से एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करेगा या हेल्पफुल होगा उस सेक्टर के लिए? देखिए दुबे जी, सरकार की योजना केवल जो एमएसएमई चल रहे थे और उसको ही बूस्ट करने तक की नहीं थी। सरकार का मानना है, या हमारी इकोनॉमी का मानना है कि जो यूनिट बंद पड़े हैं, जो स्ट्रेस में चल रहे हैं, जो एनपीए डिक्लेयर हो चुके हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं अगर हम सपोर्ट करके अगर उनको चालू कर देते हैं तो वो भी एक रोज़गार हमें पैदा करने में काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। माननीय मिनिस्टर हैं हमारे हैं
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने अभी अभी घोषणा की थी कि ऐसे एमएसएमई जो कि एनपीए हो चुके हैं या जो स्ट्रेस में चल रहे हैं, हम उनको 20,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज से उनको बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। उस प्लानिंग में ये की गई है कि जो सीजीटी एमएसएमई होता है उसकी गारंटी, आप जानते होंगे कि प्रमोटर इक्विटी यानी जो पूंजी होती है उसको एक हम पूंजी कहते हैं। अगर सरकार हमको सब ऑर्डिनेट डेब्ट के माध्यम से, एक प्रकार से प्रमोटर इक्विटी है ये, जी मिलेगा लोन कंपनी को ही, लेकिन वो लोन जो है वो आपके प्रमोटर्स के पास जाएगा और प्रमोटर्स क्या करेंगे, उस लोन को कैपिटल के रूप में इन्फ्यूजन कर देंगे कंपनी को। तो इससे तो इससे फायदा क्या मिलेगा, एक तो आपका जो एनपीए आपकी यूनिट थी, एनपीए में चल रही थी, वो एनपीए से बाहर आ जाएगी। दूसरी बात यह आ जाएगी कि आप अगर बैंक के पास जाते हैं, ये कहते हैं कि सर लॉकडाउन के कारण अब मुझे अपनी मशीन रूम में या कुछ ना कुछ तो बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही वो बंद है रिस्टोरेशन करने में स्ट्रेस में कुछ ना कुछ तो बदलाव लाने पड़ेंगे। तो बैंक कहेगा सर हम आपको अगर एक्सपांशन के लिए लोन देते हैं तो पहले मार्जिन मनी तो लेकर आइए। तो अब छोटा वाला एसएमई बेचारा पहले ही अपनी सारी पूंजी उस बिजनेस में लगा चुका है, दोस्तों से पैसे उधार ले लिए हैं, रिश्तेदारों से पैसे सारे उधार लेकर उसने बिजनेस में लगा दिए, अब उसके पास पैसे नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सब ऑर्डिनेट डेट्स, ये प्रमोटर इक्विटी आपको बहुत हेल्पफुल काम करेगी, एक प्रकार से मार्जिन मनी है। अगर 10 लाख रुपए का आपको सब ऑर्डिनेट डेट मिलता है, इसका मतलब ये है दुबे जी की 40 लाख रुपए तक आप लोन एलिजिबल के लिए हो जाएंगे सर, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अगर 10 लाख की आप इक्विटी लगाते हैं तो 40 लाख का आपको कोई भी फाइनेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये जो योजना है कि जो एमएसएमई एनपीए हो चुके हैं या जो एमएसएमई स्ट्रेस में चल रहे हैं, अगर हम उनको बाहर निकाल देंगे तो ये बहुत अच्छा रोजगार दे पाएंगे। और साथ ही साथ आप जानते हो एक फैमिली होती है, एक परिवार होता है, कोई अगर छोटा भाई कमजोर है तो हम कोशिश करते हैं बाकी अच्छे भाई मिलकर उसको ऊपर उठाने के लिए। तो सच में सरकार की बहुत अच्छी पहल है। मैंने दुनिया में आज तक ये नहीं सुना है कि सर आप डूब गए हैं, आप एनपीए हो गए हैं, आपकी बैलेंस शीट खराब है, आपकी सिविल खराब है, आप हमारे पास आइए, हम आपको लोन देते हैं, हम आपको सहारा देते हैं। वाकई में दुबे जी ये पहल बहुत अनोखी है। और मैं एमएसएमई सेक्टर जो स्ट्रेस में चल रहे हैं, स्पेशली उनसे कहूँगा कि आज ही वो उद्योग आधार में जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इस योजना का आप फायदा लें। आप अपने आप को खड़ा करें, आप नीचे बैठ चुके हैं तो अपने आप को उठाएं। राजपूत जी, आपने उद्योग में रजिस्ट्रेशन वाली बात करी है, तो इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन से होने वाले लाभों के बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दें, जिससे ये इस लाभ को अपॉर्चुनिटी समझ करके ग्रैब कर सकें। दुबे जी आप प्रश्न पर प्रश्न बहुत अच्छे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखना आपके इन प्रश्नों से एमएसएमई सेक्टर को बहुत फायदा होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक एमएसएमई हैं और अगर एमएसएमई नहीं भी हैं तो ऑनलाइन उद्योग आधार पे जाइए, अपना आधार नंबर उस पर डालिए, एक ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को उसमें डालकर आप वेरीफाई करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। मैं पहले यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आप ट्रेडर ना हो, क्योंकि ट्रेडर को एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन किसको मिलेगा? सर्विस सेक्टर को मिलेगा और जो मैन्युफैक्चरर है। तो अगर आप इन दो कैटेगरी में आते हैं तो आप उद्योग आधार पर जाइए, ऑनलाइन अपना फिल करिए और जो उसमें पूछा गया है, जैसे कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी में क्या इन्वेस्टमेंट है, आपका टर्नओवर क्या है, आपका जीएसटी नंबर वगैरह वगैरह छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपसे मांगी गई है वो आप फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब दूसरी बात, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे अनेक हैं, लेकिन हम 2-3 फ़ायदों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो आपने लिमिट ली है, जो आपने लोन लिए है, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको सबवेंशन मिलेगा, यानी 2% की आपको सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी। दूसरी बात, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया होगा, बिजली का कनेक्शन लिया होगा, अगर आप एमपी विभाग को वो सर्टिफिकेट देते हैं कि सर हमारा एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है, तो आपको गवर्नमेंट से यानी एमपीवी डिपार्टमेंट से सब्सिडी मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट प्लान है, आप नए प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, तो आपको सस्ते रेट में
आपको ब्याज दर पर वो लोन मुहैया कराएगा। फायदे बहुत हैं, कई फायदे हैं आप, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने आप को एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन आज ही करा लें। अभी आपने बातों बातों में बताया कि एमएसएमई सेक्टर में दो को वरीयता दी जाती है, जी एक प्रोडक्शन को और दूसरा सर्विस सेक्टर। जी, उसको उठा के अब उन्होंने 1 करोड़ कर दिया है और टर्नओवर को उठा के उन्होंने 5 करोड़ कर दिया है। तो इस तरह करने का जो रीज़न था कि जो बहुत से एमएसएमई जो चाहते थे कि हम बड़े सेक्टर में ना जाएं, तो वो अपने आप को छोटा बना के रखते थे तो लाभ लेने के लिए, ताकि उनको छोटा बने रहने में बेनिफिट मिले। तो अब उन्होंने क्या करा, उसको ब्रॉड कर दिया कि टर्नओवर की डेफिनेशन भी लेकर आए। टर्नओवर की डेफिनेशन लाना इसलिए ज़रूरी था ताकि प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये पता लग को भी प्रोपोर्शनेट यस टर्नओवर को भी कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट कर सके। जबकि आप पहली डेफिनेशन में जाते थे तो केवल इन्वेस्टमेंट को ही वरीयता दी गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने 2 चीज़ों को लेकर आए हैं कि सर आपका 1 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट होगा, 5 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी अपने आप को एमएसएमई यस मान सके और उसके अकॉर्डिंगली उसका लाभ लेकर के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सके। मतलब कुल मिला के जो भावना है डेफिनेशन चेंज करने की ये रही थी कि 100 करोड़ का टर्नओवर की अगर मंदी दूर करना हो तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के हाथ में पैसे दे दीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब सारी दुनिया ये मानती है, भारत भी इस चीज को मानता है, पूरा विश्व इस चीज को मानता है कि अगर मंदी आई और मंदी को दूर करना है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में इंजेक्ट या तो चीजें नॉर्मलाइज किसी भी माध्यम से, चाहे वो पैकेज के माध्यम से हो, चाहे वो लोन के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं वो पैसे हम दुबे जी के हाथ में थमा दें। तो गौर करिएगा दर्शकों, इसके बाद अगर हम देखें तो एनबीएफसी और हाउसिंग डेवलपमेंट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी इस पैकेज में रखा गया है। इस पैकेज की सबसे खास बात यही लगी दर्शकों कि इसमें सभी सेक्टर के बारे में बात की गई, चाहे वो पहले दिन से लेकर के आप देखें कि जिस भी सेक्टर पर फोकस किया गया उसमें टॉप टू बॉटम सभी को कवर किया गया। तो मुकेश जी, मेरा जानना है यहाँ पर एनबीएफसी, हाउसिंग और म्यूचुअल फंड सेक्टर को यहाँ पर जो लिक्विडिटी की बात आपने करी है उसमें भी तकरीबन 30,000 करोड़ जो है इंजेक्ट किया गया है। तो ये किस तरह से जो है आप जो बता रहे हैं कि मंदी को दूर करेगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, शुरुआत ये करता हूँ कि सर जैसे जानते हैं कि हम लोग अपने परिवार के बारे में देखते हैं तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पूरे देश को देखते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, और उनका फर्ज बनता है कि वो देश के हर बच्चे को अच्छे से देखें, हर सेक्टर को देखें, हर बिजनेस को वो देखें। तो जब कोई भी बजट आता है तो किसी एक सेक्टर को ध्यान में रखकर नहीं आता, बल्कि सारे सेक्टरों को ध्यान में रखकर आता है। बिल्कुल सही। एनबीएफसी जो हमारे छोटे छोटे एनबीएफसीज होते हैं, छोटी छोटी बैंकें होती हैं जिन आप सुनते हैं कि छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे आपको हाउसिंग लोन लेना है तो आप अगर नेशनलाइज बैंक में जाते हैं या बड़े बैंक में जाते हैं तो आपको देखते हैं, आपकी बैकग्राउंड को देखते हैं, आपके कागजों को देखते हैं और देखते हैं कि नहीं आप बिल्कुल, आपके कागज बहुत दुरुस्त हैं, आपके सब कुछ बढ़िया, तो आप उठा के लोन दे देते हैं। लेकिन डिसऑर्गेनाइज, ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत सा है जिनको की लोन की जरूरत पड़ती है, छोटे छोटे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, तो ये लोन कौन देगा? तो वो होते हैं एनबीएफसी। वो हमारे एनबीएफसी होते हैं जो पान की दुकान, फूल वाला, चाय वाला, इन सबको वो लोन प्रदान करता है। तो दुबे जी, जैसे कि आपको हम यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दें कि जो छोटे छोटे हमारे दुकानदार हैं, जो बहुत छोटे हैं, पान वाले हो गए, चाय वाले हो गए, ये भी कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा देते हैं। तो इनको भी लोन की ज़रूरत पड़ती है, इनको भी छोटे छोटे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको फंड कौन देगा? ये बड़ी बड़ी बैंक में जा नहीं सकते, इतने सारे पेपर की फॉर्मेलिटीज ये कर नहीं सकते, तो ये एनबीएफसी के पास जाते हैं। एनबीएफसी जो कि इनको लोन मुहैया कराता है, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपये, आपने ढेर सारे में एनबीएफसी का नाम सुना होगा। तो यही एनबीएफसी हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को लोन देने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। तो सरकार को लगा कि अगर हम एनबीएफसी को फंड प्रदान कर देंगे तो ये भी छोटे छोटे व्यापारियों को देकर कहीं ना कहीं वो स्वरोजगार योजना उत्पन्न हो जाएगी और आत्मनिर्भर बनने का जो उनका सपना है वो सपना कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा, पूरा करने में सहायक है। यस। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से मुकेश जी ने, आपको पता होगा सर कि हम लोग लॉकडाउन के बाद करीब 68 दिन के बाद आज हमारी गाड़ी पटरी पर दौड़ी है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम हताश नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम लगातार जैसे बीमार हो जाते हैं ना सर, तो हमारे अंदर थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है, थोड़ी नर्वसनेस हो जाती है। लेकिन यदि हमारे शरीर में विटामिन डाल दिए जाएं तो हमारे अंदर वही ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है।
तो ये जो बिजनेस में विटामिन डालने की कोशिश की गई है, ये कोशिश कहीं ना कहीं सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश की गई है, और ये भी उसमें से एक तरीका है जो कि आपने बताया। आपका देखा आपने कितने व्यवहारिक तरीके से जो है मुकेश जी ने इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन किया कि जिस तरह से हम बीमार पड़ने पर हमारे शरीर में विटामिन्स और दूसरे एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स डाल दिए जाते हैं और हम वापस खड़े हो जाते हैं उसी ताकत से, ठीक उसी तरह से ये हमारा पैकेज भी हमारे इकोनॉमी में उसी राहत का काम करेगा। मुकेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे डिस्कॉम के लिए जो है तकरीबन 90,000 करोड़ का जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड किया गया है इस पैकेज में। पहले चरण के पैकेज में तकरीबन 90,000 करोड़ डिस्कॉम के लिए अलॉट किया गया था। वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में आप डिटेल करें। देखिए दुबे जी, डिस्कॉम जो है टैक्स, जो कि मुकेश जी का सबसे फेवरेट वो रहा है, और चूंकि ये प्रोफेशन से सीए है, तो इसमें जो टीडीएस और टीसीएस के लिए जो है अपने को प्रोविज़न किए गए हैं, उसके बारे में आप जो है बताएं। सबसे पहले तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जिस प्रकार की मंदी हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में चल रही है, तो कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट इस मंदी को दूर करने में लगा हुआ है। जब सारे डिपार्टमेंट मंदी को दूर करने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इससे पीछे कैसे रहेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, एक ही तरीका है कि कहीं ना कहीं किसी न रूप में आपके हाथ में पैसे थमा दिए जाएं। अगर हम पैसे आपके हाथ में थमा देंगे तो मंदी दूर हो जाएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबसे बड़ा एक बदलाव लेकर आए। बदलाव ये लेकर आए हैं कि जो टैक्स के रिफंड्स 5 लाख रुपए तक जो अभी तक पड़े हुए थे, जो रिफंड आपको मिल नहीं रहे थे, इमीडिएटली 1 महीने के अंदर सर्कुलर जारी करके करीब से करीब आत्मनिर्भर बनाया है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। हमारे पड़ोस में ही मेरे क्लाइंट भी हैं, वो उनका फूल का बहुत बड़ा कारोबार है। जैसा कि आपको पता है, इस लॉकडाउन ने फूल के कारोबार को बुरी तरह पीट दिया है, डैमेज कर दिया है। यकीन मानिए 0 टर्नओवर रहा है उनका। मान सकते हैं जी। पहले ऐसा होता था कि हम दुबे जी से मिलने आ रहे हैं तो गुलदस्ता हाथ में ले गए, बच्चों की पार्टी में जा रहे हैं गुलदस्ता हाथ में ले गए, शादी ब्याह फंक्शन ढेर सारे इवेंट, सारे इवेंट्स आजकल बंद हो गए। लोगों की सिर्फ इस समय एक ही तरीका है, कहीं ना कहीं हमें खाना बस मिल जाए, आराम मिल जाए, थोड़ा बेसिक नीड्स कोई पूरा करने में हम पूरी तरह से व्यस्त बिल्कुल। रहे। तो कहीं ना कहीं इन सब ने हमें आत्मनिर्भर बनाया। बीच बीच में मैं आपको आज यहाँ पर सरकार की थोड़ी सी तारीफ भी करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन के दौरान कहीं ना कहीं उन्होंने आके हमको भी मोटिवेट किया। मतलब आंखों से थोड़ी आंखें भर जाती हैं दुबे जी, कि जब ऐसा लगता था कि पूरे भारत में अंधेरा छा गया। हमने इतनी पढ़ाई की, हमने इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, 10 साल की मेहनत करके हम सीए बने, और हम घर के अंधेरों में खो गए। उस समय आशा की किरण लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए। उन्होंने ताली बजा के, ढोल बजा के, कहीं ये पीट कर उस दिन हमको एनर्जी देने उत्साहित किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर 14 तारीख का दिन आया, करीब 1 हफ्ते हम घर में रहने के बाद 14 तारीख का दिन आया, उन्होंने आशा की एक किरण जलाई। एक मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर कि एक अंधियारी दिन थे हमारे, कि अरे हमारा भारत कैसा होगा, हमारी दुनिया कैसी होगी। हम भी जो उस समय उन्होंने आप जानते थे, हम कश्मीर जाना हमारा एक सपना होता था। अब ऐसा लगता है कि नहीं, हम आराम से घूमने जाएं। हाँ, पहले भी हमारे देश का हिस्सा था, आज भी और हमेशा ही रहेगा, वो कभी दूर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ बाध्यताएं तो थी। हाँ, कुछ बाध्यताएं थी, उन बाध्यताओं को दूर किया। जब पहली बार उन्होंने ये किया था, सच में पहली बार मैंने उस दिन जय हिंद बोला था। उस दिन मेरे को भारत में लगा था कि हाँ, मैं भारतीय हूँ, और मुझे बहुत गर्व हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश के साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्रीज को भी ग्रोथ करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी, एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। और जो लॉकडाउन के उन्होंने 21 दिन मांगे थे, दरअसल वो 21 दिन इसलिए मांगे गए थे ताकि हम मेडिकल अपना हेल्थ सिस्टम है उसको अच्छा कर पाएं, क्योंकि भारत इस सेक्टर में थोड़ा सा पीछे चल रहा था, लेकिन अब हम उसमें भी पीछे नहीं है। इसलिए अनलॉक 1.0 में आपका वेलकम कर रहे हैं कि आप पूरी तरह तैयार हैं, हम इस कोविड से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हमें आपका सहयोग चाहिए। सहयोग ये चाहिए, आपको करना कुछ नहीं है, बस आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, ये सब चीज़ें करें। तो माननीय प्रधानमंत्री के सराहनीय कदम पहले ही थे। आप देखिए, अमेरिका में भी इतना ज़्यादा डेवलप्ड
इटली, अमेरिका, इन सब के अगर हम हेल्थ सिस्टम को देखें या इनके मेडिकल सपोर्ट्स को देखें, मेडिकल फैसिलिटीज़ को देखें, तो दे आर एट टॉप। वो संसार में या विश्व में टॉप पर हैं। लेकिन वो लोग भी इस तरह के पावरफुल डिसीजंस नहीं ले पाए जिस तरह के हमारे प्रधानमंत्री Yes. मोदी जी ने लिया, और उसकी वजह से आज जो है हम सुरक्षित हैं और अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसी बात को थोड़ा सा कंक्लूजन की ओर ले जाऊंगा कि उनके जब माननीय प्रधानमंत्री जब पहली बार टीवी पर आए थे और उन्होंने कहा कि भारत में भी कोरोना वायरस ने अपना कदम रख दिया है, और अगर हमने ये 21 दिन का लॉकडाउन नहीं किया तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। यकीन मानना दुबे जी, पूरे भारत ने जनता कर्फ्यू का बहुत अच्छे से पालन किया था, इवन हमने भी किया था। और जो उन्होंने समय समय पर आकर बीच बीच में जो बूस्ट किया है, वाकई में आप मतलब हमारे प्रधानमंत्री वाकई में आप बहुत अच्छे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम उनकी सहायता करेंगे ताकि हमारा देश उसी चहल गर्मी में पहुंच सके जैसे कि हम पहले थे। इस अनलॉकडाउन के पीरियड में ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं उस बात को थोड़ा ख़त्म करना चाहूँगा फूल वाले का। तो फूल वाला मेरे पास आके कहता है कि सर मेरे तो सारे बिजनेस ख़त्म हो चुके, अब मैं क्या करूँगा। तो मैंने उससे सलाह दी कि बिजनेस देखिए, परिस्थितियाँ कैसी भी आएँ लेकिन हमारे पास अवसर हमेशा ही रहते हैं, हमेशा रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिजनेस खत्म हो गया है, आप निराश मत हो। आप एक काम करो, हेल्थ सेक्टर में के बिजनेस का काम करो। आप मास्क और सैनिटाइजर्स का खरीद कर लेकर आओ, उसको ट्रेडिंग करो। या एक काम और कर सकते हो, आप सब्जी का काम कर लो। तो इस तरह उस फूल वाले ने मास्क और सैनिटाइजर, किसी ने सब्जी का काम करके अपने आप को सरवाइव किया। तो हमारे भारतीय कुछ अलग है सर। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा जी। कि अगर वो फूल वाला इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढे जी। तो ज़रूर उसको अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड आया था डॉक्टर्स को, जितने स्वास्थ्यकर्मी हैं उन सबको, नर्सेस को, बॉय नर्सेस को, इवन हमारे सोसाइटी में सफाई कर्मियों को, पुलिस वालों को फूल देना स्टार्ट किया गया। यस। तो वहाँ पर भी आप देखिए, इतने पेंडेमिक एनवायरनमेंट में भी एक पॉजिटिविटी रही कि लोग जो है शादी ब्याह में न दे करके फूल उन लोगों को फूल देना शुरू कर दिए जो हमारे लिए तत्परता के साथ 24 घंटे 24/7 खड़े थे, और हमारी परेशानी में अपनी परेशानी को उन्होंने छोटा समझा, अपने परिवार को उन्होंने बिल्कुल पीछे रखा और हम लोगों के लिए वो लड़ते रहे और हमारी सेवा करते रहे। इस तरह से जो है उन्होंने हमारी मदद करी या हमारे लिए काम किया, जहाँ पर हम बूम करेंगे या जहाँ पर हमारा फ्यूचर अच्छा हमें दिखेगा। दुबे जी, आपको ये मतलब यहाँ पर दर्शकों को आपके माध्यम से ये बता दें कि आने वाले 1-2 साल हमको कुछ इस तरह अपने आप को सरवाइव करने की वही चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जो कि इनका भी मूवमेंट ज़्यादा हो। जैसे हेल्थ सेक्टर होता है, हेल्थ सेक्टर में आप ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। अभी अगर आप सस्ता हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं, मास्क बनाकर आप मार्केट में ला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि एक नया सेक्टर खुलने वाला है जो मेरे को पर्सनली लगता है सर दुबे जी, वो ये लगता है रैपिड कार वॉशिंग सिस्टम। ओके। क्योंकि आने वाले समय में डिसइंफेक्ट करना। यस, जैसे कि आप कार लेके जाते हैं और निश्चित है आप चाहेंगे कि शाम को जब आप पार्किंग में या पोर्च में अपनी गाड़ी खड़ी करें तो वो कहीं ना कहीं सैनिटाइज्ड हो, डिसइंफेक्टेड हो। तो ये जो जिस तरह एक आपने एक बिजनेस और सुना होगा, पहले सुनते हैं आप, जैसे पेस्ट कंट्रोल, दीमक लगते थे तो एक कंपनी वाले या एक ये सेक्टर करके वो आपके दीमक भर के और चले जाते थे। तो एक नया सेक्टर जन्म ले रहा है, वो सेक्टर ये जन्म ले रहा है कि सैनिटाइजिंग का बारे। अगर आप सैनिटाइजिंग के बिजनेस में अगर मूव करते हैं, सर्विस देते हैं, तो आने वाले समय में आपको कई ऐसी दुकानें, ऑफिसेज जो कि मॉर्निंग के समय सैनिटाइज करने का आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। जी, कॉन्ट्रैक्ट देने जिसमें जो है वो आपके लिए काम कर सकें, और पर्टिकुलरली उनका फोकस एरिया यही रहेगा कि जहाँ पर वो चीज़ों को ख़त्म करें। यस, बिल्कुल। मेरा भी ऑफिस है, मैं भी चाहूँगा कि जो हमारा स्टाफ है वहाँ कर बैठने से पहले पूरा तरह सैनिटाइज्ड हो। तो मेरा मानना है कि जो लोग पेस्ट कंट्रोल का काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को सैनिटाइज्ड बिजनेस में ले जाएं, सैनिटाइज को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि अब पब्लिक चाहेगी
कि हम साफ सुथरे रहें। इसी तरह रैपिड कार वॉशिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली आप उसमें साफ करने वाइपर्स लगा दे, टनल टाइप का लगता है। आप कार लेकर जाइए, उसमें खड़ी करिए और विद इन 2 मिनट के अंदर वो वॉशिंग भी हो जाएगी, साफ भी हो जाएगी। और अगर इस तरह का आप बिजनेस डालते हैं तो निसंदेह टर्नओवर बढ़ जाएंगे। और जो लोग इवेंट्स का काम कर रहे थे, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे थे, यकीन माना दुबे जी काफी समय तक इवेंट का काम नहीं चलने वाला है। तो आप ऐसे समय में क्या भारत करें? के बारे में मुकेश जी से हमने खूब विस्तार से जाना और लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के बारे में भी मुकेश जी ने सरल भाषा में हमें बताया। धन्यवाद मुकेश जी आपका, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। धन्यवाद दर्शकों, फिर अगली बार हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।